हाय गाइस, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। मैं आज ना सिर्फ आपको रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा बल्कि उसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बेसिकली है क्या? ये एक प्रोसेस है एनर्जी प्रोडक्शन का, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रेस्पायर करना, रेस्पिरेशन और एनर्जी का क्या ताल्लुक है आपस में। तो आपको मैं बताता हूँ कि रेस्पायर करना जो कि है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, ये भी रेस्पिरेशन ही है, ठीक है। इसको भी रेस्पिरेशन कहते हैं, लेकिन इसे कौन सी रेस्पिरेशन कहते हैं? ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो हमारा टॉपिक है वो है कौन सी रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेके जाना और सेल से एनर्जी की प्रोडक्शन, इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो दोस्तों मैं बताता जाऊँ आपको कि कोई भी हम फ्यूल यूज़ करते हैं उस वो बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स का, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और उनको तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसा कि आप को शायद पता होगा कि कोई भी फ्यूल जो है एब्सेंस ऑफ एयर में जलता नहीं है। जब जलेगा ही नहीं तो इससे हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, मतलब उससे एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती। इसी तरह हमारे अंदर भी जब हम ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करनी होती है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी ऑक्सीजन को हम ब्रीदिंग के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, जिसे कि ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो अब चलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ। सेलुलर रेस्पिरेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल, ओके। तो इसे हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कैसे होता है? इसमें यही किया जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स में बनता है, उसके हम कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो तोड़ते हैं। किसके थ्रू? ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीडेशन के थ्रू और रिडक्शन के थ्रू, ठीक है। जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और वाटर भी, ठीक है। यही दो चीज़ें होती हैं जो प्रोड्यूस्ड होती हैं। और मैं आपको बताता जाऊं कि रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, ठीक है। एनाबोलिक प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस, जिसमें के तामीरी प्रोसेस था, ये इसमें टूटता है। मतलब ग्लूकोज को हम तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर। जी गाइस, तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की तरफ, टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन की तरफ। अब हमारा जो है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि नाइन्थ क्लास में सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन का जिक्र होगा। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, एरोबिक मतलब इसमें एयर की प्रेजेंस होगी। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन, जिससे हमें मतलब है वो है ऑक्सीजन। तो ऐसी रेस्पिरेशन जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज के जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। चूंकि हमारे पास मैक्सिमम ऑक्सीजन मौजूद होती है, इसलिए जो है वो कंप्लीटली ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। मतलब कंप्लीटली उसके बॉन्ड जो हैं वो सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं और हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में कि ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज है उसके तमाम बॉन्ड जो हैं उसकी ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से जितने भी उन बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर है वो सारी हमें मिल जाएगी। दूसरी टाइप्स है वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? इसको फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। दोस्तों कुछ ज़माने अगर हम पीछे चले जाएं, कुछ ज़माने तो नहीं, काफ़ी देर पहले, जब दुनिया जो ज़मीन जो थी वो वजूद में आई, तब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। तो तब
जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे सरवाइव करते थे। तब जो ऑर्गेनिज्म थे वो ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव करते थे, और उनको क्या कहते थे जो कि ऑक्सीजन के बगैर सरवाइव करते थे, एनएरोब्स। ठीक है, वो कैसे अपनी एनर्जी लेते थे, वो हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह से या डिफरेंट और जो हैं वो मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके उनसे एनर्जी वो अपनी लेते थे। ठीक है, उनको कहते हैं एनएरोब्स। ठीक है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि यीस्ट होगी, कुछ फंजाई बैक्टीरिया वगैरह, ये अभी भी जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो एब्सेंस ऑफ एयर में होती है। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें एयर जो है वो एब्सेंट होती है। तो अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन थी उसमें हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही जी। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन कम मौजूद होती है या एब्सेंट होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट जो है ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती ग्लूकोज की, उसके सारे बॉन्ड जो हैं वो टूट नहीं पाते, जिसकी वजह से हम हमारे पास जो एनर्जी है वो बहुत कम निकलती है। ठीक है, क्योंकि उसके सारे जो हैं वो बॉन्ड्स तो टूटे नहीं, तो एनर्जी तो ग्लूकोज जो है वो सही से ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, तो उसकी एनर्जी हमें कैसे मिलेगी। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये होता है। अब एन एरोबिक रेस्पिरेशन की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड जो है वो आगे टूट के जो है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये प्रोसेस किन में होता है, यीस्ट में। ठीक है, अब और इसमें क्या है, लेस एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी क्योंकि ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। और दूसरा जो है वो कौन सी फर्मेंटेशन है, वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल जो है वो टूट के आगे क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये किन में होती है, ये ह्यूमंस में भी होती है। ये ह्यूमंस में कब होती है, आम कंडीशन में हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है, लेकिन जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, लाइक हम दौड़ लगाई है काफ़ी दिन बाद, या मतलब रूटीन से हट के अगर हमने कोई काम किया है, तो आपने देखा होगा कि हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं। ठीक है, वो क्यों होते हैं, वो लैक्टिक एसिड की एकमुलेशन से होते हैं। कैसे ये हमारे अंदर एकमोडेट करता है, जब हमारे मसल्स काम करते हैं कोई बहुत ज़्यादा, तो तब उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही होती है लगातार, लेकिन इतनी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती जितनी उनकी एनर्जी डिमांड होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो पहले तो जो है वो टूट रहा होता है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पहुंच रहा होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आगे से डिमांड हो जाती है तो ग्लूकोज एन एरोबिकली टूटना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचा सकता ब्लड इतनी ज़्यादा तादाद में, जिसकी वजह से ग्लूकोज एनएरोबिकली टूटना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हमें क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमंस में भी देखी जा सकती है। ये जी गाइस, तो कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए।